अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट रुमान और आप देख रहे हैं कार आइलैंड। थोड़ा टाइम पहले मैंने इस सुजुकी GS 150 का एक डिटेल वॉक अराउंड अपलोड किया था, जिसमें मैं इसके जो पेन पॉइंट्स थे, जो इसकी प्रॉब्लम्स थी, उनको ज़्यादा अच्छे से डिस्कस नहीं कर सका था। जिसके बाद फेसबुक के ऊपर काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे कि आपने इसके कुछ मेजर प्रॉब्लम्स को मिस कर दिया। तो आज मैं कोशिश ये करूँगा कि इस वीडियो में तकरीबन इसके जितने भी प्रॉब्लम्स हैं और बेसिक जो इसके एक्सटेंसिव इश्यूज़ आ रहे हैं अभी तक, उनको डिस्कस करूँ आपके साथ, क्योंकि ये बाइक बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और जो चीज़ जितनी ज़्यादा यूज़ में होती है और जितने ज़्यादा लोगों की यूज़ में होती है, उस पर काफ़ी डिवाइडेड ओपिनियंस होते हैं। तो हो सकता है कि कुछ लोगों का जो फीडबैक हो वो सिमिलर ना हो, क्योंकि टूरिंग के लिए बहुत ज़्यादा ये बाइक इस्तेमाल हो रहा है अभी, और करंटली मार्केट में इसकी बड़ी डिमांड है, ख़ास तौर पे इसके 150 सीसी इंजन की वजह से। तो ये है कि मैंने कोशिश ये की है कि इस वीडियो के अंदर आपको वो चीज़ें मिलें जो कि ओरिजिनली इसके इश्यूज़ हैं और जो एड्रेस किए जाने चाहिए, जिनकी वजह से आप इस बाइक के ऊपर एक अच्छा अपना डिसीजन बना सकते हैं इस वीडियो के बाद कि आया आपको ये बाइक लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो आइए चलते हैं, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक चीज़ कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। बाइक के ड्रॉबैक्स डिस्कस करने से पहले शाउट आउट टू Z8 मोटरस्पोर्ट अब्दुल्ला, जिसका ये बाइक है, और ये एक्सेसरीज जिनके बारे में आप सब ने पिछली वीडियो में भी पूछा था, तो ये आप उससे परचेज़ कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा। एग्जॉस्ट, लाइट्स और ओवरऑल टूरिंग की जो एक्सेसरीज़ हैं वो सारी Z8 मोटरस्पोर्ट्स पे अवेलेबल हैं। तो पहली चीज़ जो बाइक के ड्रॉबैक में है वो इसकी प्राइस रेंज है। तो ये बाइक काफ़ी ज़्यादा ओवर प्राइस्ड है। 2,42,000 रुपये का ये बाइक अभी मार्केट में मिल रहा है बगैर नंबर के। तो ये बाइक अभी तकरीबन 2.5 लाख रुपये नंबर के साथ टच कर जाता है। तो आपको 2.5 लाख रुपये लगा के तो एक जो पैकेज ओवरऑल मिल रहा है वो बहुत कम है जो आप पैसे पे कर रहे हैं उस पर। इवन कि अगर हम अपने आप को सारी चीज़ों में इंडिया के साथ कंपेयर करते हैं तो हाफ द प्राइस इंडिया में आपको एक अच्छा 200 सीसी कैटेगरी का बाइक मिल जाता है। तो कंपनीज़ इनकी प्राइस तो इंक्रीज़ कर देती हैं, लेकिन कभी उनकी तरफ से कोई जस्टिफिकेशन नहीं आती कि उन्होंने इसकी प्राइस इंक्रीज़ क्यों की है। तो अगर आप देखें तो ये बाइक काफ़ी ज़्यादा आउटडेटेड है। ऑल्दो ये 1982 के अंदर फर्स्ट टाइम GS 125 लॉन्च हुआ था, तो अभी उसकी ही ये इटीरेशन है GS 150, और 150R इंडिया में भी आया था। तो अगर आप इसको सेगमेंट वाइज डिवाइड करें तो ये काफ़ी ज़्यादा ओवर प्राइस्ड है। ख़ास तौर पे एक चीज़ जो इस बाइक में ड्रॉबैक है वो ये है कि आपको 2,42,000 रुपये वाले पैकेज में जो 150 SE है, जो स्पेसिफिक बाइक है, उसमें आपको एलॉय व्हील्स और डिस्क ब्रेक मिलते हैं। लेकिन जो इसका दूसरा काउंटर पार्ट आता है, इससे लोअर वर्जन है, उसमें आपको एलॉय व्हील्स और डिस्क ब्रेक नहीं मिलते, लेकिन वो 2,25,000 रुपये का है। तो आपको इवन के इन बेसिक चीज़ों के लिए भी 20,000 रुपये अराउंड एक्स्ट्रा चार्ज किए जा रहे हैं। जबकि अगर आप आज से 20-25 साल पीछे जाएँ, हमारे पास 125 GTO हुआ करता था, तो इवन उसमें भी सेल्फ स्टार्ट और फिर डिस्क ब्रेक और एलॉय व्हील्स आते थे। तो अब तो ये चीज़ें स्टैंडर्ड हो जानी चाहिए, इनके ऊपर तो कोई मतलब डिवीज़न नहीं होनी चाहिए कि एक थोड़ा सा लोअर प्राइस है डिस्क ब्रेक की वजह से। तो इसमें एक फैक्टर है कि बाइक की प्राइस बहुत ज़्यादा है और ये 2.5 लाख रुपये तक टच कर जाती है। दूसरी चीज़ जो हम इस बाइक की डिस्कस करेंगे वो इसकी लुक्स हैं। देखें, हमेशा से लुक्स सब्जेक्टिव रही हैं और हर बंदे का अपना अपना नज़रिया होता है लुक्स के बारे में, लेकिन ओवरऑल जो इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से अगर आप इसको देखें तो ये लुक्स आउटडेटेड है। जैसे मैंने पहले बताया, तो इंडिया में अगर आप देखें तो 2008 के करीब जाके GS 150R इंट्रोड्यूस कराया गया था, और ये उसी की इटरेशन है। तो यहाँ पे थोड़ी सी मॉडिफिकेशंस के बाद ये बाइक आया। तो लगभग इसको हो गए हैं 15 साल इस बाइक को। तो 15 साल में जाके कुछ भी नहीं चेंज हुआ, सिवाय कि इसमें एलॉय व्हील्स और ग्राफिक्स का इंक्लूजन हुआ है। तो लुक्स बहुत ज़्यादा आउटडेटेड हैं, बिल्कुल सिंपल हैं और ज्योमेट्रिक हैं, और इसको अभी तक मार्केट किया जाता है पाकिस्तान में कि ये रेट्रो लुक्स हैं, ये क्लासिकल लुक्स हैं। तो कंपनीज़ को इस बात का ध्यान करना चाहिए कि अगर आप इस चीज़ को मार्केट कर रहे हैं एज अ रेट्रो और क्लासिकल बाइक, तो आप देखें कि पाकिस्तान 4th लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है बाइक्स का पूरी दुनिया में, और वहाँ पे जो बाइक्स का स्टैंडर्ड है वो कितना लो है। अभी इनका कोई कंपटीशन नहीं है यहाँ पे, कोई ख़ास इन बाइक्स की लीग में कोई कंपटीशन नहीं है, जिस वजह से कंज्यूमर पे इन द एंड इफेक्ट आता है।
कंज्यूमर को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है कि इस बाइक का इंजन अच्छा है तो लुक्स की खैर है, चले मैं ये ले लेता हूँ। लेकिन शाउट आउट टू YBR या होंडा जिन्होंने CB150F इंट्रोड्यूस कराया, थोड़ी सी आउट ऑफ द मार्केट वो लुक्स उन्होंने इंट्रोड्यूस कराई हैं और वो काफ़ी पॉपुलर रही हैं। इसके बाद जो हाई स्पीड का इन्फिनिटी 150 है, कैफ़े रेसर की तरफ कोई भी नहीं जा रहा था, सारे वही स्कूप्स और उन स्टाइलिंग की तरफ चल पड़े थे, तो वो मार्केट में कितना पॉपुलर हुआ है। तो अभी सुजुकी को चाहिए कि इसके लुक्स को थोड़ा अपडेट करें। उन्होंने इससे भी महंगा इसका काउंटर पार्ट इंट्रोड्यूस करा दिया लुक्स में, जो कि थोड़ा सा स्लिम है और स्टाइलिश डिज़ाइन है, GR150, लेकिन वो 3,30,000 रुपये का। इसके ऊपर थोड़ी सी उनको मेहनत करनी चाहिए थी ग्राफिक्स के अलावा, कि ताकि इसके जो इनका जो सेगमेंट है उसी के अंदर थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट ला सकें। तीसरा जो इसका मेजर ड्रॉबैक है वो इसका इंजन है। आप लोग बहुत ज़्यादा अब भी हाइपर हो जाएंगे कि इंजन के बारे में बात कर दी है। इंजन तो इसकी सबसे अच्छी चीज़ है, उसका सेलिंग पॉइंट है। इंजन ड्रॉबैक इस तरह है कि अभी करंटली ये जो इंजन है ये प्रोड्यूस करता है 13.8 हॉर्स पावर और 13.4 न्यूटन मीटर टॉर्क, जो इस लीग में बहुत अच्छी है और एक 150cc कैटेगरी के लिए बहुत अच्छा इंजन है। आपको इसको ज़्यादातर लोग टर्म करते हैं पावर मशीन के, सुजुकी GS150 तो पावर मशीन है भाई। जब आप 70 से 125 पे शिफ्ट होते हैं आपको 3 to 4 हॉर्स पावर का फ़र्क फील होता है 125 में, तो इसी वजह से आप 125 पे एक अलग लीग में फील कर रहे होते हैं। लेकिन जब सेम इफ़ेक्ट यहाँ पे आके आप YBR चला रहे हैं 128 kg का, ये 114 kg का है, और अब आप YBR में वेट भी कम कर दें, अब उसमें 4 हॉर्स पावर एक्स्ट्रा ऐड कर दें, तो ऑब्वियसली ये उससे बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस में एक स्टेप अप फील होगा। लेकिन इसकी जब से लोकलाइजेशन शुरू हुई है 2018 के बाद से, तो तब से ये जो इंजन है इसमें वाइब्रेशंस का इशू बहुत ज़्यादा है। इसमें ना ही आपको कोई बैलेंसर शाफ्ट मिलता है। एक 150cc बाइक में ये बेसिक सी चीज़ है, बैलेंसर शाफ्ट इसमें होना चाहिए था। इवन के आपको जो वाइब्रेशंस हैं हाई RPMs के ऊपर वो इसके हैंडल बार से फील होती हैं, तो ये एक बेसिक इशू एड्रेस करना चाहिए था इनको। दूसरी चीज़ ये कि अभी तक ये ट्रेडिशनल कार्बोरेटर बेस्ड है। EFI इवन के बेसिक बहुत सिंपल सी आजकल जो हैं हमारे पास व्हीकल्स हैं वो भी EFI हो चुकी हैं। अभी तक हम कार्बोरेटर बाइक्स के ऊपर हैं और उनके ऊपर भी हमें 3 लाख रुपए तक पैसे दे के तो कार्बोरेटर बाइक मिलता है। फिर ये था कि इसका इंजन जो है ये स्पेसिफिकली आप जब इसको 5th गियर में लेके जाते हैं अराउंड 80 to 90 किलोमीटर आराम से चला जाता है, लेकिन जब उस स्पीड के ऊपर कॉन्स्टेंटली चल रहा होता है तो एक हाउलिंग की आवाज़ आती है, तो एक वो नॉइज़ आ रही होती है इंजन से इन एडिशन टू द वाइब्रेशन। तो वो एक काफ़ी इसका इशू है कि कंपनीज़ इन चीज़ों को नहीं एड्रेस करती। ओवरऑल आपने इसको इंजन की तरफ से मार्केट कर रहे हैं कि बेस्ट इंजन है अभी लीग में और बहुत अच्छी मशीन है, बेशक टूरिंग के लिए बहुत अच्छा बाइक है, लेकिन आप इस चीज़ को एड्रेस करें कि एक कंज्यूमर जो आपकी चीज़ से इतना ज़्यादा सेटिस्फाइड है, लोग ले रहे हैं एक चीज़, लेकिन डेली आप फोरम्स के ऊपर देखें तो इसके ऊपर आ रहा होगा कि इंजन में वाइब्रेशंस हैं, हाउलिंग आ रही है, कई जगह पे लीकेज का मसला आ रहा है, इंजन ओवर हीट होता है ट्रैफिक के अंदर। ऑब्वियसली एयर कूल्ड इंजन है, तो आप लोगों को इन छोटी छोटी चीज़ों को एड्रेस करना चाहिए। चौथी जो चीज़ है जो काफ़ी ज़्यादा कॉमन है और आप लोगों ने बहुत सुनी होगी वो इसका वायरिंग का इशू है। वो बेसिकली इस वजह से है कि इसको जो ब्रेक के फ्यूज़ हैं पीछे 2 बल्ब दिए हुए हैं ब्रेक लाइट के ऊपर, तो इस वजह से ये ब्रेक के फ्यूज़ काफ़ी मसला करते हैं। 10 एम्पेयर का मेरे ख्याल से फ्यूज़ है जो कि ज़्यादातर ये होता है कि उड़ जाता है और उसके बाद सारा जो लोड होता है वो जहाँ पे वायरिंग क्लस्टर होती है आगे वो हेडलाइट है और हेडलाइट पे सारा लोड आता है वायरिंग के ऊपर जितना भी है, तो जिस वजह से इसकी हेडलाइट अक्सर जल जाती है। तो ज़्यादातर लोग जब हेडलाइट चेंज कराते हैं या इसका सेल्फ स्टार्ट मसला करने लग जाते हैं, जैसे YBR में एक बेसिक सा इशू आता है कि उसका जो सेल्फ स्टार्ट है अगर वो उसका फ्यूज़ ख़राब हो जाए तो गियर में स्टार्ट नहीं होता, उसको न्यूट्रल करना पड़ता है, फिर आप उसको बटन से स्टार्ट कर सकते हैं। तो बेसिक जो इसमें इशू था कि इस चीज़ को इतने टाइम बाद भी एड्रेस नहीं किया गया। काफ़ी बार काफ़ी जगह पे हर वीडियो में कहा जाता है कि इसके फ्यूज़ का बड़ा मसला है और इसकी वायरिंग का बड़ा इशू है। आप थोड़ी सी छेड़खानी कर देंगे और ये फिर सारी वायरिंग जल जाती है, फिर से आपको करानी पड़ती है। लेकिन इस चीज़ को अभी तक कंपनी ने एड्रेस नहीं किया क्योंकि अभी तक उन्होंने सिर्फ ग्राफिक्स के ऊपर फोकस रखा हुआ है, बाकी और वो किसी चीज़ की तरफ जा ही नहीं रहे। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो इसकी ओवरऑल वैल्यू फॉर मनी है उसे डिस्कस करते हैं और उसमें आपको सबसे ज़्यादा शिकायतें सुनने को मिलेंगी। 5th एंड द लास्ट थिंग इसकी वैल्यू फॉर मनी कि आपको 2,42,000 रुपये में ओवरऑल पैकेज क्या मिल रहा है। तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं कि आप इतने पैसे लगा रहे हैं तो ओवरऑल एक काफ़ी सब स्टैंडर्ड बाइक है। ऑल्दो
कि कुछ लोग इससे डिफ़र करेंगे कि इसकी क्वालिटी अच्छी है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे बाइक लैग कर रहा है, छोटी छोटी चीज़ें हैं जहाँ पे इम्प्रूवमेंट हो सकती थी और आज तक कंपनी ने उसको एड्रेस नहीं किया। सबसे पहली चीज़ कि इसकी हेडलाइट, अब भी देखें कि जो करंट ओनर है उसने यहाँ पे एक्स्ट्रा लाइट्स लगाई हुई हैं, ऑल्दो वो टोरिंग करता है तो इस वजह से लगी हुई है, लेकिन फिर भी इसकी हेडलाइट का मेन जो इशू है वो ये है कि इसका बल्ब बहुत वीक है, उसका जो प्रोजेक्शन है वो काफ़ी ब्रॉड है, उसमें थ्रोन जिसे हम आम अल्फाज में कहते हैं वो नहीं है, तो जिस वजह से हाई और लो में इतना ज़्यादा फ़र्क भी नहीं फील होता। तो इस वजह से इसमें एक ऐसा बल्ब लगाया जा सकता था जिसके साथ H4 की ट्यूब हो तो वो अच्छा काम कर सकता है। कंपनी के लिए ये इशू एड्रेस करना कोई बड़ा मसला नहीं है, तो ये चीज़ कंपनी को देखनी चाहिए कि इसमें आप यहाँ पे एक बहुत बेसिक सा इशू है उसे आप एड्रेस कर सकते हैं। उसके बाद ये कि ये बाइक काफ़ी ब्रॉड व्हील बेस का है, तो इसमें पिछला जो टायर है वो थोड़ा छोटा लगा हुआ है, ज़्यादातर लोग इसे चेंज करा के थोड़ा सा बड़ा टायर लगवाते हैं, तो जिस वजह से इसकी रोड ग्रिप काफ़ी अच्छी हो जाती है। तो उसके बाद जो एक मेन जो इशू आता है वो ये है कि इसके एग्जॉस्ट से रिलेटेड है, इसका एग्जॉस्ट बहुत हीट अप हो जाता है। अभी रिसेंट सारे मैन्युफैक्चरर्स आप देख रहे हैं कि एग्जॉस्ट के ऊपर एक आपको प्लेट देते हैं ताकि आपके जो पैसेंजर है या पिलियन है उसके पाँव वगैरह बच सकें, लेकिन ये एग्जॉस्ट 150 सीसी बाइक है, इतना गर्म हो जाता है, लेकिन अभी तक वो सेम वो जो हमारे पास एलुमिनियम के एग्जॉस्ट आया करते थे सेम वही एग्जॉस्ट है बगैर किसी कवरिंग के। तो फिर आप अगर देखें इसका एक बेसिक जो एड्रेस्ड इशू और है वो ये कि इसमें आपके पास मीटर के अंदर ना ही आपके पास फ्यूल गेज आता है और ना गियर पोजीशन इंडिकेटर है, मतलब आपने 2.5 लाख रुपए लगा दिए, बहुत बेसिक सी दो चीज़ें आपको नहीं मिल रही, और वो फिर आप एक्सटर्नल गियर पोजीशन इंडिकेटर तो लगा सकते हैं, लेकिन अगर एक मीटर के अंदर यूटिलिटी हो, इवन फ्यूल गेज की भी हो, तो वो बहुत अच्छा रहता है। तो फिर ये आपको कॉम्प्रोमाइज़ एडअप कर करके बताए जाते हैं कि ये तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप इनको इग्नोर कर सकते हैं। एक चीज़ जो मुझे मेरे एक दोस्त बता रहे थे जिनके पास ये बाइक है, काफ़ी सारे लोग इसमें कहते हैं कि इसमें सीट स्टिफ है, इवन अब्दुल्ला भी कह रहा था कि इसकी सीट काफ़ी स्टिफ है, जिस वजह से ये इसका जो कंफर्ट जिसका कहा जाता है एक बंदे के लिए तो ये अच्छा है, ऑल्दो कि इसकी रियर व्हील सस्पेंशन भी थोड़ी सी स्टिफ है, तो अगर आप इस पर पिलियन बिठाते हैं तो उसको थोड़ा सा ज़्यादा मसला हो, क्योंकि सीट भी स्टिफ है और सस्पेंशन भी स्टिफ है, तो वो पिलियन के लिए इतनी कंफर्टेबल राइड नहीं है ये। और फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट इसका फ्रेम जो कि थोड़ा ऑड स्ट्रक्चर में है, यहाँ से ख़ास तौर पे आप आके देखें एक बेसिकली डबल क्रेडल फ्रेम की स्ट्रक्चर में है, लेकिन जब ये सीट की तरफ जाता है तो इसकी जो सीट्स की ब्रैकेट हैं वो आप अगर पिलियन बिठाते हैं, यहाँ ख़ास तौर पे हमारे यहाँ पे 3 बंदे बिठाने का रवाज है, तो तीसरा बंदा जब बिठाते हैं तो सीट की ब्रैकेट के ऊपर ज़ोर आता है और वो अक्सर टूट जाती हैं, तो ये इसमें थोड़े से डिफेक्ट्स हैं, लेकिन फिर आपको ये कहा जाएगा कि आप इनको ओवरलुक कर सकते हैं। तो हमारी तरफ से फ़िलहाल इतने ही डिफेक्ट्स काफ़ी हैं, आप लोग अगर इनको ओवरलुक वाकई में कर सकते हैं और इन चीज़ों के साथ गुजारा कर सकते हैं, आपके लिए ज़्यादा बड़ी चीज़ें नहीं हैं, तो फिर तो ये अच्छा बाइक है। अगर आप सिर्फ ये देख रहे हैं कि आपने एक अच्छा इंजन वाला बाइक लेना है तो फिर तो आपके लिए अच्छा बाइक है, वरना तो ये छोटी छोटी चीज़ें, अब जैसे फ्यूल गेज नहीं है, गियर पोजीशन इंडिकेटर नहीं है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें एडअप करके एक आपके लिए सरदर्द भी अक्सर बन जाती हैं। लेकिन ओवरऑल आपके पास कोई और चॉइस होती है तो ज़रूर उसकी तरफ जाएं, या तो डिवाइडेड ओपिनियंस हर जगह पे होते हैं। हमारी तरफ से आज आपके लिए यही था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।